मायावती के आरोपों पर बोले हैं राज्य मंत्री जसवंत सैनी। हार के कारण मायावती दे रही हैं ऐसा बयान। जसवंत सैनी ऐसा कह रहे हैं। पारदर्शी तरीके से निकाय का चुनाव हुआ है, यह भी उनका कहना है। और मायावती ने निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उसके बाद मंत्री जी बयान दे रहे हैं उसके जवाब में। और राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने यह बात कही है। वो कह रहे हैं कि हार के कारण ऐसे बयान आए हैं। हमारे साथ में राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। सर, अगर बात करें, आज बैठक है बसपा सुप्रीमो मायावती की लोकसभा की तैयारी, लेकिन उन्होंने एक आरोप भी लगाया ट्वीट करके कि जो चुनाव था उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है भाजपा ने। आज वो बौखलाए हुए हैं, जनता ने उनको नकार दिया। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, ईमानदारी से हुआ है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया गया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए निकाय में भारी बहुमत दिया। उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और जो लोग ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। सर, अगर बात करें विधान परिषद की 2 सीटों के नामांकन के लिए बहुमत के आधार पर वहां पर सब होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने 2 कैंडिडेट इसमें उतार रही है चुनाव में। अब वो तो वो जानते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी विजयी होंगे। बहुमत हमारे साथ है। अच्छा, एक सवाल सर अलीगढ़ से जुड़ा हुआ। अलीगढ़ में एक मंदिर के महंत ने निर्देश दिए कि वहाँ पर मंदिर में, जिस मंदिर की उन्होंने बात की है, वहाँ पर एक तो मुसलमानों का प्रवेश वर्जित, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं उनके लिए भी एक ड्रेस कोड है, यानी वो कटी फटी जीन्स, शॉर्ट्स ये सब पहन के मंदिर में नहीं आएंगे। तो अच्छी बात है। मंदिर तो एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर इस प्रकार की ठीक से पहनावा ठीक रखें, तो इसके लिए देखो ऐतराज़ क्या है। और इसको लेकर देखिए कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, उनसे कुछ कहें? विरोध करने वालों से मेरा इतना ही है कि कम से कम वो वस्तु स्थिति से वाकिफ हों और तब विरोध करें। आखिरी सवाल इसी पे जो हमारा बीच में जुड़ा हुआ था कि मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए भी महंत ने निर्देश दिए। वो जानकारी मुझे नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री जसवंत सैनी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अभी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। एमएलसी चुनाव में दलित और अति पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। रामकरण निर्मल और रामरतन राजभर को समाजवादी पार्टी अपना एमएलसी उम्मीदवार बना सकती है। संख्या बल न होने के बाद भी सपा उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल कराएगी पार्टी। नामों पर मुहर लगाने के लिए अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बैठक के बाद अखिलेश यादव इन नामों का ऐलान करेंगे। नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा के एमएलसी के दोनों प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। और आपको बताएं कि विधान परिषद की दोनों सीटें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल के निधन से खाली हुई हैं। आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं जहां पर ये मंथन और ये मुहर लगनी है, यानी कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ। और इस वक्त आप देख सकते हैं विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता वहां से सीधा कनेक्ट हैं, जो सारी गतिविधियों पर वहां की नजर रखे हुए हैं, करीबी नजर रखे हुए हैं। विवेक का अखिलेश यादव को कितना वक्त हुआ वहां पर पहुंचे हुए, और दफ्तर में और समाजवादी पार्टी के कौन से बड़े नेता उपस्थित हैं? देखिए राजेंद्र, अभी मनोज पांडे यहाँ पहुंचे हैं, जो मुख्य सचेतक हैं विधानमंडल दल के। और इसके पहले 10:30 बजे, यानी अखिलेश यादव का समय होता है 11 बजे के आसपास पहुंचने का, लेकिन ठीक 10:30 बजे अखिलेश यादव यहाँ कार्यालय पहुंचे हैं, भीतर मौजूद हैं। और जब वो पहुंचे थे तब सिर्फ और सिर्फ नरेश पटेल उनके साथ, उनके पहले आए थे, और राजेंद्र चौधरी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद सारे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और देख रहे हैं आप, अभी भी विधायक और जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी जताई थी, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और आ रहे हैं। लगातार सिलसिला जारी है। 11 बजे जो प्रस्तावक हैं, सभी विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया था। चूंकि समाजवादी पार्टी के पास सब मिलाकर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अगर कांग्रेस के 2 वोट आ जाते हैं, यानी 2 विधायक साथ आ जाते हैं, तो 120 के आसपास ये आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास होगा, जो बहुमत का निश्चित तौर पर नहीं है। यानी 120 वोट भी बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि भाजपा के पास ज़्यादा विधायक हैं। 140 विधायक एक प्रत्याशी के हिस्से में आ रहे हैं। 281 विधायक हैं भाजपा के पास, सभी मिला दें, अगर सुभाषपा भी मिला दें और जो राजा भैया की पार्टी है उसके 2 विधायक भी जोड़ दें, तो 281 के पास है। ये आंकड़ा, इस आंकड़े से कैसे लड़ेंगे? अभी तमाम मनोज पांडे आए, रामचंद्र राजभर आए, उनसे बात हुई, लालजी वर्मा आए, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझाएंगे कि वो उनके पक्ष में वोटिंग करें। हालांकि ये बात बड़ी हास्यास्पद है, लेकिन उनका दावा ऐसा है, कोशिश ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से अपील करेंगे कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। लेकिन अब यहाँ बैठक होगी, सभी आएंगे, 11 बजे शुरू होगी और 11 बज चुके हैं। देखिए बैठक भी शुरू होने
उसके बाद यहाँ से जाएंगे सीधे सभी वहाँ पर नामांकन कराने। विधानसभा नामांकन होगा प्रत्याशियों का और पिछड़े और दलित प्रत्याशियों पर फोकस किया है समाजवादी पार्टी ने। नाम नहीं खोले हैं अभी, नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा है कि जो शोषित और दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आगे करके एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी उस समाज को जिसके वोट बैंक के लिए सबसे लड़ाई हो। ऐसे में कुछ देर में नाम सामने आएंगे, यहीं से सारे विधायक निकलेंगे, जाएंगे विधानसभा, नामांकन कराएंगे। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अखिलेश यादव अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव आज नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में सभी विधायक यहां से रवाना होंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, अपने प्रत्याशियों का नामांकन। जहां तक प्रत्याशियों की बात है, प्रत्याशी हैं, 2 सीटें हैं, दोनों पे प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन अगर एक प्रत्याशी भी उतारते हैं तो भी समाजवादी पार्टी के पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है जो अपने प्रत्याशी के लिए जीतने लायक वोट जुटा सके। वो आंकड़े यानी 21 के आसपास कुल विधायक हैं, 140 विधायक चाहिए जीतने के लिए जो भाजपा के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना लड़े की ये उपचुनाव जीत रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये चुनाव क्यों लड़ रही है जब उनको मालूम है कि हार है। मनोज पांडे से भी बात कि देखिए ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, राजनीति है और इसमें चुनाव लड़ना जरूरी होता है। हार या जीत ठीक है विवेक, बिल्कुल नहीं रखता। चुनाव लड़ना भी अपने आप में एक मैसेज होता है। चुनाव में बिल्कुल चुनाव लड़ना भी अपने आप में एक मैसेज होता है। चुनाव लगकर लड़ना भी अपने आप में राजनीतिक संदेश होता है और वही यहाँ पर देने का प्रयास है। और उम्मीदवारों के चयन और उनके जातिगत समीकरणों के बारे में आपने बताया ही विवेक, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर उत्तराखंड में मंत्री अधिकारियों के सामने लाचार नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से अपने विभागों का काम तक करवा पाने में भी मंत्री नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल बुधवार को मत्स्य विभाग की बैठक थी। इसमें मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और समिति के अध्यक्ष तो वक्त पर पहुंच गए, लेकिन कुछ अधिकारी नहीं पहुंचे और जो अधिकारी बैठक में पहुंचे वो बिना तैयारी के ही बैठक में आ गए। आलम यह है कि जो एजेंडे तय किए गए थे उनकी जानकारी तक अधिकारियों को नहीं थी। अधिकारी मंत्री के सामने ही एक दूसरे की बात को गलत साबित करते नजर आए। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों के सामने मंत्री कैसे लाचार हैं। बैठक के कुछ अधिकारी नदारद थे, कई बिना तैयारी के पहुंच गए थे और कुछ अधिकारियों की बैठक के एजेंडे की जानकारी ही नहीं थी। यह आलम था। अधिकारियों को बैठक की जानकारी 2 महीने पहले दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बैठक में उनको कोई जानकारी नजर नहीं आई। कई बड़े अधिकारियों में कोई तालमेल भी नजर नहीं आया। जो अधिकारी की बैठक में जो मुद्दे लाए गए उस पर तैयारियां कम थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था अधिकारियों में। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी अधिकारी की बैठक में आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। तो इन सब कमियों की वजह से थोड़ा सा आज बोर्ड की बैठक में प्रॉब्लम रही है। लेकिन मैंने आज बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के समय में अगर हमको फिशरीज़ विभाग की जो स्थिति है, फार्मर्स को रिलीफ देने की, फार्मर्स को जोड़ने की, अगर वो नहीं की जाती है तो फिर मैं अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। और 25 मई को ऋषिकेश में होने वाली G20 की बैठक की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में नरेंद्र नगर में होने वाली बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधि और 10 संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्य रूप से G20 की बैठक में एंटी करप्शन को लेकर बड़ी चर्चा होगी। इसके अलावा एंटी करप्शन को लेकर धामी सरकार के कामों को भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उसको डिस्प्ले किया जाएगा। ऋषिकेश में ये G20 समिट में एंटी करप्शन को लेकर बड़ी चर्चा होनी है। 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पहली मीटिंग जैसा कि आप जानते हैं रामनगर में की गई थी और दूसरी मीटिंग नरेंद्र नगर में होटल वेस्टिन है उसमें प्रस्तावित है 25 मई से 27 मई के बीच में। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और 10 अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि इसमें आएंगे। टोटल 100 लोगों के आसपास अतिथियों के आने की संभावना है। राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जो थीम है डिस्कशन का, मीटिंग का, वो है एंटी करप्शन। और उत्तराखंड, क्योंकि आप जानते हैं राज्य सरकार ने लगातार एंटी करप्शन को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पूरी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए हैं एंटी करप्शन को लेके, करप्शन रोकने के लिए, उसको भी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। और बाकी भारत सरकार की जो कार्मिक विभाग है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ।
और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के मामले से यह खबर जुड़ी है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। साइंटिफिक सर्वे का जो आदेश है, उस फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के द्वारा। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, मुस्लिम पक्ष ने क्या जो कागजी कार्रवाई है, जो दाखिल करने की बात होती है सुप्रीम कोर्ट में अपील, वो पूरी कर ली है? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि साइंटिफिक सर्वे कराया जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि जो शिवलिंग मिला हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो कितना पुराना है और फिर उसके बाद आगे केस में बढ़ा जाए। लेकिन इसी के खिलाफ अगर बात करें तो आज मुस्लिम कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सर्वे का पूरी तरीके से उसने विरोध किया और कहा ये साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। जिसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, वो इस मामले की सुनवाई करेगा और कल इस पूरे मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सुनेंगे और देखेंगे किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है, उस पर आपत्ति क्या है इंतजामिया कमेटी की, तो फिर उसके बाद अगला कुछ आदेश देंगे। ठीक है, एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था उसका भी जिक्र करें दर्शकों के सामने अविनाश। लेकिन राजेंद्र, अगर बात की तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था, जिस तरीके से वहाँ पे अगर बात की तो हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि जो मस्जिद है उसके अंदर कथित तौर पे जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग है और पहले शिवलिंग ही था, तो लिहाजा इसको लेकर के आगे अपना आदेश जारी करे हाईकोर्ट। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो वहाँ पे तथाकथित शिवलिंग है उसका साइंटिफिक सर्वे कराया जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। उसी सर्वे का बिल्कुल अविनाश, आपने स्पष्ट कर दिया कि सारा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। इधर गाजियाबाद में कार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए बच्चों के वीडियो वायरल हो गए। मोदी नगर इलाके के हापुड़ मार्ग का ये वीडियो बताया जा रहा है, गाजियाबाद का है, मोदी नगर का है और वहां पर कार की छत पर बैठकर स्टंट कर रहे थे। ये देखिए, ये वीडियो वायरल हो चुका है और ये स्टंट जानलेवा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। कार की छत पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, स्टंट का ये वीडियो वायरल है, मोदी नगर इलाके का है, गाजियाबाद के। आप देखिए, रफ्तार में चलती कार की छत पर ये कई बच्चे ये वीडियो वायरल हो चुका है। कार की छत पर बैठकर इन बच्चों ने स्टंट किया, इसका वीडियो वायरल। मोदी नगर इलाके के हापुड़ मार्ग का वीडियो। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने। भाजपा के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, यह बयान है स्वामी निश्चलानंद का। भाजपा का प्रचारक बनने की वजह से राजनीतिक दलों का विरोध, हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाने से धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं हुआ है। मैं भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, यह बयान है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य भाजपा के प्रचारक की तरह काम करते हैं। संतों को राजनीतिक पार्टियों का प्रचार नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के जादू टोना की बात करने से ही भीड़ जुटती है और भारत जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, यह बयान भी दिया है पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने। ये बड़ा बयान उनका और ये बड़ा आरोप उनका धीरेन्द्र सरस्वती के ऊपर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान दिया है पुरी के शंकराचार्य ने। 18 महीने पहले मैंने कहा था हिंदू राष्ट्र उसकी नकल है। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं तो मेरा विरोध कहीं नहीं होता है। उनको भाजपा ने अपना प्रचारक बना लिया। एक दल के हो जाने से कांग्रेस आदि के द्वारा उनका विरोध स्वाभाविक है। तो वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं और स्पष्ट है, तो बिहार में भी गए हैं तो भाजपा के लिए काम करते ही, उसमें से कुछ छिपी हुई बात तो नहीं है। उनके गुरु जी जो कौन है, रामभद्राचार्य जी, वो भी भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, उसमें क्या बात को छिपी तो नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश में नल से जल की आपूर्ति योजना में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश ने इस सूची में दूसरे स्थान पर अपना नाम अंकित करा लिया है और देश में ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने दूसरे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
ग्रामीण परिवारों को सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देने के मामले में यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है। जल की आपूर्ति योजना की सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। यूपी लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायी बना है। यूपी ने दूसरे स्थान पर कायम महाराष्ट्र को नल कनेक्शन देने के आंकड़ों में भी पछाड़ दिया है और अब नजर पहले पायदान पर आने की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1,59,69,352 के साथ बिहार पहले नंबर पर है। वहीं 1,12,97,534 नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और 1,11,22,327 नल कनेक्शन के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आ चुका है। वहीं जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राज्यों की रैंकिंग में यूपी 50% ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की नेशनल रैंक में जनवरी माह से लगातार पहले स्थान पर है। कई अन्य बड़े राज्य यूपी से पीछे हैं। नल से जल की आपूर्ति योजना में एक नया मुकाम हासिल करने पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह देव ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को बधाई देते हुए कहा है कि यूपी में जल जीवन मिशन की हर घर योजना का कार्य जिस गति से चल रहा है वह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है। बता दें कि यूपी प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन प्रदान करते हुए 1,12,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचाने का महाअभियान पूरा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।